हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स और हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिजिक्स को पूरा ख़त्म ही कर दिया है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो ये 14th चैप्टर है हम लोगों का। इसके बाद 15th और 16th ही बचेगा, है ना। हालांकि थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें बाकी चैप्टर्स में भी बची हैं, बट आई प्रॉमिस यू कि भाई थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें छोड़ के 4th चैप्टर में जो एंड की थोड़ी सी थ्योरी है हीट इंजन वाली वो छोड़ दो, और हो सकता है मैग्नेटिक मटेरियल का थोड़ा सा थ्योरी छूटा हो। उसके अलावा बाकी पूरा आपका सिलेबस फिजिक्स का 5 जनवरी तक हो जाएगा। ठीक है, यू कैन बिलीव मी, आई विश्वास धराएंगे यू मैं आपको विश्वास देता हूँ, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जो भी है ओके। तो इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली लाइट के 2 नेचर के बारे में पढ़ना है और मैटर के 2 नेचर के बारे में पढ़ना है। मतलब रेडिएशन का भी 2 नेचर होता है, एक वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर। वैसे ही मैटर का भी 2 नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। ये क्या चीज़ है, बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, दोनों के ही 2 नेचर होते हैं। कौन कौन से? एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो उसी के बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो है ये आपका शुरू होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना के साथ, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूफ करता है कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर का है। कैसे? बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से एक फोटोन गिराते हैं और इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे समझ लो आपके पास कुछ यहाँ पे मार्बल्स रखे हुए हैं, ठीक है, कंचे खेले हो ना आप इन कंचों में एक कंचे से मार रहे हो। ठीक है, आपके पास एक कंचा, आप इन कंचों से कंचों में मार रहे हो, तो ये यहाँ पे पड़ेगा। मान लो इसमें से एक कंचे पे लगा, ये मान लो इस कंचे पे लगा, तो ये छटक के बाहर निकल जाएगा, है ना। ये यहाँ से आया, ये यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब किसी चीज़ के पास कोई एक पार्टिकल नेचर हो। अगर कोई एक पार्टिकल हो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ से अगर लाइट मारूंगा तो क्या पॉसिबल है ये कंजा यहाँ से यहाँ छटक जाएगा? नहीं। अगर इस मार्बल को यहाँ से यहाँ उछलना है, यहाँ से कहीं और जाना है, डिसलोकेट होना है, तो वही चीज़ तभी पॉसिबल है जब हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल हो, है ना। अगर ये चीज़ हमारे पास लाइट है, मैं लाइट मारूंगा तो कुछ फर्क उसको पड़ेगा नहीं, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी सेम चीज़ होती है। हमारे पास एक मेटल प्लेट होती है जिसपे हम फोटोन गिराते हैं, उस फोटोन के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को फोटोन की हेल्प से हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, समझ रहे हो? ओके, अब इसके बारे में ही पूरा का पूरा आपका आज का लेक्चर है। आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा बहुत डी ब्रोई वेवलेंथ वगैरह छोटी मोटी चीज़ें हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन करेंगे, अगले लेक्चर में डुअल नेचर ऑफ मैटर करेंगे। 2 लेक्चर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहला आपका टॉपिक कौन सा है? आपका टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कोई एक आपके पास समझ लो एक मेटल सरफेस है। ठीक है, ये आपके पास एक मेटल सरफेस है। तो अगर ये आपका मेटल सरफेस है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही, भर भर के ही होंगे, है ना। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, जब इस मेटल सरफेस पे हम यहाँ से एक रेडिएशन मारेंगे, ठीक है, एक लाइट यहाँ पे मारेंगे, तो उस लाइट के अंदर छोटे छोटे फोटॉन्स होंगे। हमने वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा उसका पार्टिकल नेचर डिस्कस किया था, तो आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो उसमें हम लोगों ने उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला था? फोटोन बोला था, है ना, कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। न्यूटन ने जैसा कि बोला था, उन्होंने पार्टिकल नेचर बताया था। हालांकि न्यूटन टोटली गलत नहीं थे, लाइट के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो यहाँ से जब क्या होता है, यहाँ से जब हम लोग रेडिएशन गिराते हैं यहाँ पे, और ये रेडिएशन कैसी होती है? एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की होती है। एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी या फिर लो वेवलेंथ। अब ये कैसे याद रखोगे? बेसिकली हम जो भी यहाँ पे रेडिएशन गिराएंगे उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा, है ना। यहाँ से जो भी हम लोग रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे उस रेडिएशन के अंदर फोटॉन्स होंगे। वही फोटॉन्स जब इलेक्ट्रॉन पे लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्ट होगा, बाहर निकलेगा। उसके बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन वो तभी निकलेगा जब इस रेडिएशन में जो फोटॉन्स है उनकी एनर्जी ज्यादा हो। तो इन फोटॉन्स की एनर्जी होती क्या है? एनर्जी होती है hc/λ, या फिर आप c/λ की जगह लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी। अरे c इक्वल टू क्या होता है? f λ, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/λ। अरे भाई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? c इक्वल टू f λ, है ना, c इक्वल टू n λ, जो भी बोलो। तो e इक्वल टू hf होता है, ये f की जगह c/λ पुट कर दो, तो दोनों फॉर्मूला एक ही चीज है। तो या तो तुम वेवलेंथ कम रखो या तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखो। वेवलेंथ कम रखोगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखोगे तो एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर ज्यादा हो गया तो ये भी ज्यादा हो जाएगा। फिर
ये क्या इनवर्स रिलेशन, ये डायरेक्ट रिलेशन है ना। एच और सी तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो बेसिकली एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। तो या तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखो या तो वेवलेंथ कम रखो। हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की जब रेडिएशन आप इस पे इंसिडेंट कराओगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा ना, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कोई एनर्जी लग रही है, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो लग रही है 10 किलो वोल्ट की, मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, वैसे चलो ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपने यहां से रेडिएशन जो है उसको एमिट कराया, उसकी एनर्जी थी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा ही एनर्जी हमारे पास है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, है ना। लेकिन आपके पास अगर उससे ज्यादा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को निकालने से ज्यादा भी एनर्जी अगर आपके पास है, तो भी सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बस होती है, बढ़ जाएगी बस। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो कोई एक कोचिंग है जहां से बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, है ना, जेई के या फिर नीट के बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आप उस कोचिंग में जाओगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ यार आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा ना। भले आप ऐसी कोचिंग में जा रहे हो जिस कोचिंग की एनर्जी सारी कोचिंग से ज्यादा है, मतलब जिस कोचिंग की कैपेबिलिटी सारी कोचिंग से बहुत ज्यादा है रिजल्ट प्रोड्यूस करने की, लेकिन फिर भी सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है ना कि आपका निकल जाएगा या नहीं। तो वैसे यहाँ पे भी आप भले ही रेडिएशन में एनर्जी बहुत ज्यादा दे रहे हो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए, लेकिन आप अगर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हो, ठीक है, तो भी सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है कि यहां से क्या करे, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है बस, ज्यादा कोई चांस नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर तुमने इससे कम एनर्जी दी है तब तो नहीं ही निकलेगा, अगर तुमने इससे ज्यादा दे दिया तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई हाँ निकल जाए, है ना। और जिस सरफेस पे ये फिनोमिना होता है उस सरफेस को हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस, ठीक है। जो मेटल सरफेस है जिसपे गिराने से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फिनोमिना हो जाए उसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस। हो सकता है ये आपको एग्जाम में आ जाए, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, रेडिएशन मारो, टॉर्च जलाओ, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैग्नीशियम, जिंक, ये कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर आप अगर विजिबल लाइट, मतलब ये व्हाइट लाइट या फिर कोई ग्रीन लाइट या फिर रेड लाइट या फिर ब्लू लाइट, कोई भी लाइट आप लोग मारो, ठीक है, विजिबल लाइट, इनसे इलेक्ट्रॉन तब भी निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि इनको शायद एनर्जी कम लगती है या वेवलेंथ उनको ज्यादा लगती है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ तो काफी ज्यादा होती है, 700 नैनोमीटर, है ना, ऐसा। तो ये होता है हम लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया। मैं बोलता हूं अभी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, सिर्फ इतना समझ में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो अब इसको मैं और थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं आप सभी के लिए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही आज के डिस्कशन में, और कुछ नहीं है। डेफिनेशन लिख लिए, आसान है याद करना। फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। सही बोला क्या मैंने, फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। सिंपल डेफिनेशन याद करने में दिक्कत आती है तुम्हें, नहीं आनी चाहिए यार, सिंपल सी चीज है। अगर तुमने याद कर लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हिंदी में क्या होता है, अगर तुमने समझ लिया तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ लिया ना बस। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, हमें क्या पता आप क्या बोल रहे थे, अरे यार तुम्हारे सामने तो बोल रहा था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए अगर तुम उसके रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देते हो, लेकिन फिर भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ही है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक मेटल सरफेस है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ठीक है। यहां से आप क्या कर रहे हो, रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हो, ठीक है, रेडिएशन क्या करा रहे हो, इंसिडेंट करा रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो ये मेटल सरफेस है इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए मान लेते हैं हम लोग वो है 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए, ठीक है, या फिर जितनी एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए चाहिए उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो आई होप आप लोग अभी तक सब कुछ समझ रहे हो, ठीक है। अभी तक मैंने क्या समझाया, अभी तक मैंने सिर्फ यही समझाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, या फिर व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। मतलब एक ऐसी रेडिएशन डालो जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अच्छे लेवल की हो, या फिर यूं बोलते हैं उसमें जो फोटॉन्स हैं उनके पास थोड़ी अच्छे लेवल की एनर्जी हो, ताकि जब वो फोटॉन्स जाके इस मेटल सरफेस से टकराएं तो इस मेटल सरफेस में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को झटका लगे और वो झटके से उछल पड़े, मतलब मेटल सरफेस से बाहर निकल पड़े, है ना। तो अगर आपका 11th बर्बाद नहीं है, ठीक है, मुझे भी अब ये बोरिंग लगता है बोलना, ठीक है, क्रिंज लगता है अब ये बोलना कि भाई 11th बर्बाद हो गया, क्योंकि काफी बोल चुका हूँ लेक्चर्स में, ना आपको भी लगता है ना। छोड़ो। तो बेसिकली अगर आपको याद आ रहा हो 11th में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका डेफिनेशन ये था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम। याद है,
आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो बेसिकली वर्क फंक्शन भी कुछ वैसा ही होता है। वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। और ये वर्क फंक्शन होता है किसका है, मेटल का होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। तो उस मेटल का कितना वर्क फंक्शन है, मतलब कितना उस पर हम लोगों को एनर्जी देना पड़ेगा कि वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसा मैंने बोला कि मान लो इसका वर्क फंक्शन अगर 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है। मान लो इसका अच्छा वर्क फंक्शन क्या है, बेसिकली एनर्जी ही है। वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी ही है। तो अगर मैं वर्क फंक्शन का फॉर्मूला कभी लिखूंगा तो क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, hc/λ ही आएगा। बस यहाँ पे लैम्बडा अलग होगा, हमारी एनर्जी, हम जो एनर्जी देंगे उसका लैम्बडा अलग होगा, इसका लैम्बडा अलग होगा। बाकी वर्क फंक्शन भी कुछ और नहीं है बल्कि एनर्जी ही है, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक मैंने दो चीजें आपको समझाई और कुछ भी नहीं समझाया। जो कुछ भी समझाया बाकी छोड़ दो, भूल जाओ। मैंने आपको एक चीज ये समझाई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटोन के गिरने से इलेक्ट्रॉन के निकलने का प्रोसेस, ठीक है। मतलब फोटोन मतलब कौन, रेडिएशन। रेडिएशन के गिरने से जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा वो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको जस्टिफाई करता है, वेव के पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करता है। इस चीज को लिख लो अपनी बुक में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्टिफाइज द पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव। क्यों, क्योंकि अगर ये पार्टिकल नहीं है तो तुम बताओ, अगर मैं किसी वेव को ऐसे चलाऊंगा तो क्या उस वेव के चलने से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे आपके सामने ये फोन रखा है, इस फोन के ऊपर मैं टॉर्च मारूं तो अगर मेरे टॉर्च में जो लाइट है वो एक पार्टिकल है तो फोन इधर से उधर घूमना चाहिए। अगर उसमें पार्टिकल नहीं है, वो एक वेव है, तो फिर फोन को कुछ होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट है उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या वर्क फंक्शन हमने माना 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग थोड़ा सा इसको समझने के लिए क्या करते हैं, केसेस लेते हैं। केस 1 में हम लोग मानते हैं कि हमने इसको अच्छा, एक और चीज मुझे आपको समझानी, उससे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया, हमने वर्क फंक्शन देख लिया, हमने और क्या देख लिया, बस यही तो दो चीज ही तो देखी है। हाँ, इसके अलावा मुझे एक और चीज समझानी है कि जैसे आप लोगों ने मान लो इसको एनर्जी दिया 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो क्या जरूरी है इलेक्ट्रॉन निकल ही जाए ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसको 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था और आपने यहां से 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि कोई एक बंदा है जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए तुम्हें 5 किलो न्यूटन का धक्का देना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम धक्का तुम्हें 5 किलो न्यूटन का देना पड़ेगा ताकि वो मूव कर सके। तो अगर तुम उसको 5 किलो न्यूटन ही धक्का दे रहे हो तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा ना, वो सिर्फ हिलेगा। क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लग रही है तो जरूरी है अगर तुम 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहां पे डालो तो ये हो सकता है ना कि भाई एनर्जी यहां पे गिरे और इलेक्ट्रॉन जस्ट मूव हो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए भी तो कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब एक एनर्जी तो वो है जो तुम लोग इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल रहे हो, कौन सी एनर्जी, वर्क फंक्शन वाली। वर्क फंक्शन कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी जिससे तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, और निकालने के बाद तुम यहां से उसको मूव भी तो करा रहे हो। मतलब बेसिकली वर्क फंक्शन क्या हो गया कि जस्ट पुल आउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मतलब फाई, ठीक है, मतलब यहां से डाला और यहां से इलेक्ट्रॉन जस्ट पुल आउट होने चला। लेकिन अगर जितना एनर्जी चाहिए उतना ही तुम एनर्जी दोगे तो ये जस्ट पुल आउट ही तो हो पाएगा। इसको बढ़िया सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और आपको बाहर जाके अपने लिए नए कपड़े लेने हैं। अब नया कपड़ा आप मान लो 1000 रुपए का कपड़ा ले रहे हो, कोई चलो सस्ता हो गया, 2000 का कोई आप एक सेट ले रहे हो, ठीक है, 1000 की शर्ट 1000 की पैंट, या 1200 की शर्ट, सॉरी 1200 की पैंट 800 की शर्ट, ठीक है, बढ़िया सा कपड़ा ले रहे हो। और आपने पापा से बोला पापा मुझे 2000 रुपए की जरूरत है और मैं कपड़ा लेने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो आपके पापा ने आपको उतना पैसा भेज दिया, तो आपने 2000 मांगा था, आपको 2000 ही भेजा पापा ने, तो आप जाओगे, कपड़ा लोगे, चले आओगे, मजे कर पाओगे क्या, ना, सिर्फ कपड़े ही ले पाओगे। लेकिन अगर आपके पापा ने 2500 भेज दिया, 3000 भेज दिया, ज्यादा भेज दिया, ठीक है, या फिर आपने जिससे भी पैसे मांगे उन्होंने आपको अगर ज्यादा भेज दिया, तो आप कपड़े भी ले लोगे और उसके बाद दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर लोगे। समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि जितनी एनर्जी चाहिए थी अगर तुम उतनी ही एनर्जी दोगे तो वो सिर्फ यहाँ पे मूव कर पाएगा। अगर इसको यहाँ से निकलना है बाहर, अगर इसको यहाँ से तेजी से बाहर निकलना है तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा ही एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल पाएगा, ठीक है। और वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मिला के हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, चलो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ तो अभी पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मान लो तुम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए, फिर मान लो तुमने 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, फिर मान लो तुमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, फिर तुमने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, ठीक है। हम ये मान के चल रहे कि हमारा जो तीसरा केस था वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा कौन सा केस,
तीसरा केस वो वाला कि भाई हम लोग ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं पर फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। पॉसिबल है कि मान लो मैंने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, चाहिए तो 9.6 ही थी लेकिन मैंने उससे ज़्यादा दी, लेकिन फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। कभी भी ये कंफर्म नहीं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा तो एक और चीज़ है लेकिन उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आओ यहाँ पे देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, PEF, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, यस और नो बोलना है तुम्हें। और यहाँ पे ये बोलना है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है, और फाई कितना है, थोड़ा ऊपर लिखना था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी और फाई कितना है। तो हम सभी जानते हैं कि भाई इसका जो मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है, ये वो वाली एनर्जी है जो तुमने दी है, ये वो वाली एनर्जी है जो तुमने दी है। तुमने दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए चाहिए था 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, तब तो होगा ही नहीं। और काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? होगी नहीं, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का है की। अब 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था और तुमने 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, ठीक है, हो सकता है हो जाए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उसके पास। मतलब हो सकता है इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलने की कोशिश करे लेकिन निकल नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अच्छा, अब तुमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, चाहिए थी 9.6, तो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शायद हो जाए, क्योंकि मैंने बोला कभी भी कंफर्म नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही होगा। तुम 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दो लेकिन फिर भी ये कंफर्म नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही होगा, कंफर्म नहीं कह सकते हम कभी भी। लेकिन अगर तुम लोग वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी का दे रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, लेकिन अगर तुम वर्क फंक्शन से भी कम दे रहे हो तब तो नहीं ही होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ एक इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कोचिंग का, जैसे तुम मान लो एक घटिया कोचिंग में चले गए, ठीक है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है, जहाँ पे कोई टीचर नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बस सब लोग जाके ऐसी कुछ भी इधर उधर करते हैं और फिर चले जाते हैं, कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, उधर 10वीं में 9वीं का पढ़ाते हैं, ऐसा सीन है, या फिर वो भी नहीं पढ़ा पाते, ऐसा सीन है। तो अगर तुम वैसी कोचिंग में चले गए तो वहाँ पे नहीं ही होना है, लेकिन तुम किसी टॉप कोचिंग में चले गए तो शायद हो जाए। तो वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है कि अगर इसकी एनर्जी कम है, ठीक है, वर्क फंक्शन से एनर्जी अगर आप कम दे रहे हो तब तो होगा ही नहीं, लेकिन इससे आप ज्यादा दे दो, इसके बराबर दे दो तो शायद हो जाए, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लेकिन हो जाए। ओके, अब आपने दे दी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चाहिए था 9.6, तो शायद हो जाए, यस। और शायद को हम लोग कंफर्म मान के सॉल्विंग करते हैं बोर्ड्स में हमेशा, ठीक है। बोर्ड्स में जब भी आप लोग को कोई टीचर पढ़ाएगा तो शायद ही वो ऐसा बताए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी भी प्रोबेबल होता है, ठीक है, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डीप में, ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, जरूरी नहीं है कि हर बार हो जाए। लेकिन जनरली टीचर कंफ्यूजन ना हो बच्चे में तो बोल देते हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब हो जाता है जब एनर्जी ज्यादा दी जाए उससे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे होगी 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी। अब इन दोनों केसेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के मूव कर पाएंगे। इन दोनों केसेस में क्या होगा कि भाई एक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, एक में तो नहीं होगा, लेकिन एक केस में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा और दूसरे में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं हुआ। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि भैया जो हमारी एनर्जी है E, ये इक्वल टू है तो सॉरी गाइस, कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आई यहाँ से कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो किसके इक्वल हो रही है, वो हो रही है इक्वल फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी के। फाई कौन? वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है ना, उसके इक्वल हो रही है। मतलब इस वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी को टोटल करें तो क्या आ रही है, हमारी वो एनर्जी आ रही है जो हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए दे रहे हैं, है ना, ये हो रहा है। अच्छा, ओके। और एक पार्ट आता है यहाँ पे, क्वेश्चन आ सकता है जो कि है इंटेंसिटी का, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है बच्चों? इंटेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स। जैसे हम लोग रेडिएशन की इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा। तो अगर हम किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, मान लो हमारे पास एक लाइट है, रेड लाइट है, ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, रेड लाइट है, और एक जगह हमारे पास इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और एक जगह हमारे पास इसकी इंटेंसिटी कम है। मान लो हमारे पास बल्ब है, तो एक जगह इंटेंसिटी है 50 वाट, एक जगह इंटेंसिटी है 100 वाट, ठीक है, 100 वाट। तो देखो इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने से ये होगा कि अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ता है इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने से, ये आपसे क्वेश्चन में आएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ही फर्क पड़ता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 50 वाट का बल्ब है तो वो ज्यादा ब्राइट होगा, ज्यादा ब्राइट होगा मतलब उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है।
और अगर 100 वाट का बल्ब है तो उससे भी ज़्यादा ब्राइट होगा। मतलब 50 वाट का बल्ब अगर 100 वाट के कंपैरिजन में देखे, ठीक है, तो 50 वाट का बल्ब बल्कि कम है, तो इसमें क्या होगा, फोटॉन्स कम होंगे। फोटॉन्स कम होंगे तो ये क्या होगा, कम ब्राइट होगा। ठीक है, वहीं 100 वाट के बल्ब में बहुत सारे फोटॉन्स होंगे, बहुत सारे फोटॉन्स होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ब्राइट होगा, है ना। लेकिन हम बात करें अगर वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ दोनों के केस में सेम रहने वाला है, 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर रहेगा दोनों के केस में, सेम रहेगा, है ना, चाहे 50 वाट का हो चाहे 100 वाट का हो। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली एंड ओनली वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, ये होगा कि भाई जब आप 100 वाट के बल्ब से कराओगे, मतलब 100 वाट के रेडिएशन से अगर आप कराओगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन इंटेंसिटी से एनर्जी चेंज होती है क्या, ना, एनर्जी तो उतनी ही है, एक एक फोटोन की। फोटोन बढ़ गए लेकिन फोटोन की एनर्जी तो उतनी ही है। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ गए लेकिन फोटॉन्स की एनर्जी तो उतनी ही है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अभी भी वैसे ही होगा। लेकिन मान लो तुमने लैम्बडा चेंज कर दिया, तुमने इसका लैम्बडा कर दिया कम, तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि लैम्बडा कम करने से एनर्जी ज्यादा हो गई, इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, है ना, वैसा। तो इंटेंसिटी से यही फर्क पड़ता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने में इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई छोटी मोटी चीजें। हाँ, अभी छोटी मोटी चीजें ही हुई है, ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ, ये नोट डाउन कर लेना। बाकी इस पे हम लोग लौट के वापस आएंगे, टेंशन मत लो। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार सेटअप देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो डायग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसी में समझा दूंगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और फोटो करंट। ठीक है, कुछ चीजें ये मैं आपको समझा के फिर आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स बताता हूँ जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको। चलो, ज्यादा कुछ नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, वर्क फंक्शन बताया, ये इक्वेशन बताया, कैसे बना वो भी बताया। ठीक है, बाकी इंटेंसिटी का क्या फर्क होता है वो भी बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, एनर्जी तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, और E इक्वल टू hc बाय लैम्बडा होता है, ये भी याद रखना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू भी hc बाय लैम्बडा नहीं होगा, ये हाफ mv² होगा, और ये भी hc बाय लैम्बडा ही होगा। ठीक है, फाई इक्वल टू भी hc बाय लैम्बडा ही होगा। ठीक है, छोटी मोटी चीजें, खैर चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सेटअप देखते हैं एक्सपेरिमेंटल। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, अब हाँ मुझे पता है मैं अच्छा नहीं बनाता हूँ, बट ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इन्होंने थोड़ा इसको भारी बना दिया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे कम्यूटेटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे अगर एक नॉर्मल पोटेंशियल लगा भी देते तो भी चल जाता। ठीक है, बट हाँ एग्जाम में आया तो आपको यही करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है, कैथोड को इन्होंने नाम दिया है एमिटर प्लेट। अच्छा, इन्होंने कैथोड इसका नाम क्यों दिया है, सॉरी इसका नाम कैथोड इन्होंने क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है कॉम्यूटेटर। ये कौन सी चीज है, ये चीज है कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर क्या करता है, पोटेंशियल को चेंज कर देता है। अगर प्लस माइनस है उसको माइनस प्लस कर देता है, प्लस माइनस को माइनस प्लस कर देता है। ठीक है, ये काम किसका होता है, ये काम होता है कॉम्यूटेटर का। ठीक है, ठीक है, कॉम्यूटेटर बेसिकली प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब कैथोड एनोड हम बोल नहीं सकते फिर, इसलिए यहाँ पे इसको एमिटर प्लेट बोला है। ठीक है, यहाँ पे एमिटर प्लेट हो गई और कॉम्यूटेटर चेंज करता रहता है, तो हम लोग कैथोड एनोड किसी को ऐसा कुछ खास बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कलेक्टर प्लेट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स हैं बेसिकली ये कलेक्टर प्लेट। ठीक है, और ये फोटो सेंसिटिव सरफेस हो गया हमारा, ये वाला हमारा सरफेस कौन सा हो गया, फोटो सेंसिटिव सरफेस, ये लिखा हुआ है ना इसको। फोटो सेंसिटिव सरफेस मैंने आपको बताया था, वो सरफेस जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फिनोमिना होता है ना। ओके, तो एमिटर प्लेट है बेसिकली, हाँ फोटो सेंसिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, और ये है क्वार्ट्ज विंडो। ठीक है, ये कौन सी विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो है। ठीक है, और यहाँ से रेडिएशन आप डाल रहे हो यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ से आप रेडिएशन डालोगे इस चीज पे, तो ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ठीक है, और बाकी चीजें देख लो, ये क्या है, ये आपका वेरिएबल वोल्टेज है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, मतलब चेंज हो सकता है वोल्टेज यहाँ से, जब कोई ऐसा साइन आ जाए ना तो उसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, इसमें बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से एक सोर्स आया, ठीक है, लाइट का एक सोर्स आया, उस सोर्स से क्या हुआ, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फिनोमेना हुआ। यहाँ पे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फिनोमेना हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला, किसकी तरफ निकला, कलेक्टर प्लेट की तरफ निकला। अब जा रहा है वो कलेक्टर प्लेट से चिपकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस तरीके से एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, अब देखो नए नए टर्म्स यहाँ से कैसे आएंगे। सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे यहाँ से जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे करंट भी फ्लो करेगा। करंट क्या होता है, करंट फ्लो क्या होता है, करंट वही फ्लो करता है ना इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। और क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करना शुरू होता है तो वहां से एक करंट जनरेट होना शुरू होता है ना। तो वही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। जी हाँ, यही होता है आपका फोटो करंट।
समझे? पहली चीज ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोटो करंट। और फोटो करंट डिपेंड किस पे करेगा? एक तो वो यहाँ पे पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल आपने जितना लगाया होगा उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा, है ना। दूसरी बात कि आप इस फोटो करंट को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आप इंटेंसिटी बढ़ा दो। ये जो आप सोर्स लगाए हो यहाँ पे उसको इंक्रीज कर दो। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सोर्स पे यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ गई तो इंटेंसिटी बढ़ने के कारण यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा? फोटो करंट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, आप यहाँ पे एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे दो। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल विच इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम यहाँ से क्या करें, मतलब पॉजिटिव सोर्स पे रिलेटिवली हम पोटेंशियल बढ़ा दें। ठीक है, जैसे मान लो ये इतना बवाल यहाँ पे दे रखा है, ये सब बवाल ना देता तो ज्यादा अच्छा होता। वैसे मान लो यहाँ पे ये वाला सिंपल सा सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल मान लो 40 वोल्ट का है। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ही स्लो हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, रिलेटिवली यहाँ पे 20 वोल्ट बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया 60 वोल्ट। अगर ये वोल्ट मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, अगर ये पोटेंशियल मैंने बढ़ा दिया तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होना शुरू हुए मेरे पोटेंशियल बढ़ाने के कारण, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, अब मान लो मुझे किसी ने बोला कि भाई मुझे ये फोटो करंट रोकना है। ठीक है, मुझे क्या करना है? इस फोटो करंट को रोकना है। अच्छा भैया, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कुछ वोल्टेज था। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ 30 था और यहाँ पे 10 था, तो पोटेंशियल कितना आएगा? यहाँ पे 20 वोल्ट का आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली कितना आएगा? 20 वोल्ट का आएगा। तो मुझे करना क्या होगा? मुझे नेगेटिव साइड पे 20 वोल्ट देना पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव साइड पे 20 वोल्ट दे दूं तो 30 और 30 सेम हो जाएंगे, और अगर दोनों तरफ सेम वोल्टेज हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 का हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब फोटो करंट रुक जाएगा। तो वो पोटेंशियल जिसको अप्लाई करने से फोटो करंट जस्ट स्टॉप हो जाए उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्टॉपिंग पोटेंशियल। टेंशन मतलब सबको और डीप में जानेंगे, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बस छोटी मोटी चीजें ऐसे ही देख रहे हैं। क्या टेंशन ले रहे हो तुम? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझा? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड हम लोग बढ़ाने के लिए देते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल जो हम लोग फोटो करंट को रोकने के लिए देते हैं। ठीक है, द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो करंट या फिर टू स्टॉप द फोटो करंट इज कॉल्ड ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी मैं सबका डेफिनेशन लिख दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइड पे मान लो अभी 10 था और यहाँ 30 था, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का आ रहा था। करंट फ्लो क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट फ्लो करता है। इतना पता है ना तुम्हें? तो इस फोटो करंट को फ्लो करने से रोका कैसे जा सकता है? एक तो ऐसे रोक दो कि भाई इलेक्ट्रॉन की स्पीड घटा दो, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोक दो। इलेक्ट्रॉन अगर रुक गया फ्लो होना, करंट भी रुक जाएगा। तो भैया फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे दे दो, पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दो। तो यहाँ पे 20 वोल्ट मैंने जैसे ऐड किया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 का हुआ, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 और पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो फोटो करंट रुक जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, तो फोटो करंट भी रुक जाएगा। फोटो करंट को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे दो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, फोटो करंट की स्पीड बढ़ेगी, मतलब फोटो करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ेंगे, तो उसके कारण ये भी बढ़ेगा, है ना। ओके, तो ये छोटी मोटी चीजें थी, बाकी आप डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 2-3 बार मैं बोलूंगा प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आपको डिट्टो बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे इन्होंने थोड़ा भारी कर दिया, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आप लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, यहाँ पे एक और नेमिंग कर दो, चलो इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए ना? हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ सोर्स से एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की एक रेडिएशन आई, रेडिएशन से एमिटर प्लेट से क्या हुआ? एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला, और ये एमिटर प्लेट कैसी थी? फोटो सेंसिटिव सरफेस थी, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन निकला। अगर फोटो सेंसिटिव सरफेस नहीं होगा तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, कलेक्टर प्लेट की तरफ जाके कलेक्ट होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कलेक्टर प्लेट की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण यहाँ पे करंट का फ्लो भी शुरू हुआ। उस करंट के फ्लो को हमने बोला फोटो करंट। फोटो करंट बढ़ाने के लिए हम इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल देके हम लोग फोटो करंट को 0 कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल देने से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि नेगेटिव साइड पे आप कितना पोटेंशियल दे दो कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, फिर फोटो करंट रुक जाए, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। हालांकि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन मैं लिखता हूँ अभी। ठीक है, अच्छा, तो ये समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। द करंट प्रोड्यूस्ड इन द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो करंट। जैसा कि मैंने बोला था, सिंपली द एनर्जी अप्लाइड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन
ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर द एनर्जी अप्लाइड टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेट देयर स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एंड द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो ये 3 डेफिनेशन थे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, तो मैंने आपको ये लिखवा दिया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है एनर्जी क्या होती है उसकी, किसकी, फोटोन की, Hc बाय लैम्बडा। इसका आप लोगों ने सुना होगा कि कभी भी आप लोगों को अगर शॉर्टकट में इसका आंसर निकालना हो तो इसको आप पुट कर सकते हो 1240, और लैम्बडा को आप पुट करो एंगस्ट्रॉन्ग में, तो इसका एनर्जी आपको आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सुना है, सॉरी, लैम्बडा को रखो आप नैनोमीटर में। ठीक है, इक्वल टू Hc बाय लैम्बडा तो जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, आपने H की वैल्यू डाली, H की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड जो भी है, ठीक है, जूल सेकंड। ओके, C की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्बडा की वैल्यू, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, H क्या है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34, या फिर कभी कभी 6.636 भी लिखा होता है, दोनों अलग अलग लेते हैं। लैम्बडा क्या है वेवलेंथ है। तो अगर आप कभी भी लैम्बडा को नैनोमीटर में रखो, ठीक है, तो Hc की जगह आप 1240 पुट कर देना, तो आपको फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा, मतलब एनर्जी मिल जाएगी। तो ये शॉर्टकट है। जैसे आपको बोला फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ठीक है, हैविंग वेवलेंथ 100 नैनोमीटर, तो आप कैसे निकाल दोगे, 1240 के नीचे 100 कर दो, तुरंत आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही जनरली निकालना भी होता है आपको, है ना। तो E इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर गिव्स यू एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिख लो टेक्स्ट बुक में, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 320 नैनोमीटर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1240 डिवाइडेड बाय 320 करो, तुरंत आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इक्वल टू Hc बाय लैम्बडा को शॉर्टकट में ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, कुछ नहीं किया है, H की वैल्यू रख दी है, C की वैल्यू रख दी है, बस आ गया ये फॉर्मूला 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर। चलो ठीक है, बकवास नहीं, आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक ये चीज़ देख ली कि भाई इलेक्ट्रॉन के एमिशन होने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए हम एक एनर्जी देते हैं जो यूज़ होती है वर्क फंक्शन में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन बाहर चला आता है। ठीक है, वर्क फंक्शन फिक्स होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी है, बट वर्क फंक्शन फिक्स होता है ना। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो कितनी भी मिल सकती है। मान लो आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, वर्क फंक्शन 2 ही था, तो उस इलेक्ट्रॉन को 8 मिल जाएगी। फिर उसी चीज़ में आपने 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी और 2 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको क्या बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एक ऐसी रेडिएशन चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो और वेवलेंथ कम से कम हो। ठीक है, ऐसी आपको रेडिएशन चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है कि भाई मैंने जैसे आपको बोला ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको ये बोला कि भाई तुम्हें अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 95 मार्क्स लाने हैं, फिर तुम मुझसे पूछोगे अच्छा कम से कम कितना ला सकता हूँ, है ना। तो वैसे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए मैंने बोला फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो ठीक है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो वही कम से कम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हो जाएगा ऑन हो जाएगा, टेंशन मत लो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which can cause photoelectric effect is called threshold frequency। ठीक है, that's it। अच्छा, मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए काइनेटिक एनर्जी को साइड में करूं और मैं उतनी एनर्जी दे रहा हूं जितने से सिर्फ जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ रहे, तो उसके लिए ऐसा मैं लिख सकता हूं E मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। वर्क फंक्शन से जो E है, मतलब जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो जस्ट उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर बराबर होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट होगा, ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कंज्यूम हो जाएगा, है ना। ठीक, अब हम एनर्जी जानते हैं कि भाई एनर्जी इक्वल होती है HF के, तो HF ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब F जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5/h से होना चाहिए, मतलब 5/h से फ्रीक्वेंसी बड़ी ही होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम कितनी हो सकती है, 5/h की इक्वल हो सकती है। तो मिनिमम ही क्या होता है, थ्रेशोल्ड होता है, तो F0 से हम लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू को दिखाते हैं, तो F0 शुड बी इक्वल टू 5/h। तो मिनिमम इतनी होनी चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम लोग रिकम्बाइन करें तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू 5 + k ही है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर E - 5
हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो है एच एफ, और फाई किसके इक्वल आ रहा है, फाई किसके इक्वल आ रहा है, एच एफ नॉट के। यहाँ से ध्यान से देखो, फाई किसके इक्वल आ रहा है, एच एफ नॉट के, ठीक है। तो ये हो गया एच एफ नॉट, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल एक ग्राफ देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कुछ है, वाई इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखो तो इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप है एच, वाई इंटरसेप्ट क्या है माइनस एच एफ, सी क्या है वाई इंटरसेप्ट जो कि कितनी है माइनस एच एफ नॉट, मतलब इसका वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा, एच एफ नॉट आएगा, है ना। और स्लोप क्या रहेगी इसकी, पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा, ठीक है। इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है, एच एफ नॉट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, एच एफ नॉट है, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सके, ठीक है। सो के इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, ये हम लोगों ने ग्राफ बना लिया, समझ गया ना एच एफ नॉट कहाँ से आया, मिनिमम, ठीक है। तो एनर्जी जस्ट बड़ी होनी चाहिए उससे, तो यहाँ पे ये हुआ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब मिनिमम किसकी इक्वल होना चाहिए, 5/h के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज है कि भाई मिनिमम क्यों बोल रहे हो, तुमने तो बोला था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखनी है, तो तुम्हें ये पता करना चाहिए ना कि मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, यही सोच रहे हो ना बहुत सारे लोग। तो मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो, यही सोच रहे हो, मुझे पता है, कब से मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे हो, लेकिन अब तक समय नहीं आता। बताता हूँ, देखो मुझे एक बात बताओ, तुम सोच के बताओ कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा कितनी रख सकता हूँ, इनफाइनाइट। फ्रीक्वेंसी मुझे ज़्यादा ही रखनी है, मैं 1 लाख रख लूँ, 1 करोड़ रख लूँ, इनफाइनाइट रख लूँ, मतलब वो तो नॉट डिफाइंड है। तो हम फाइंड किसको करते हैं, जो डिफाइंड है। जैसे मैंने तुमसे बोला तुम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 95 मार्क्स लाना है, तो तुम बोलोगे अच्छा कम से कम कितना लाना है, नहीं सॉरी, जैसे मैंने तुमसे एग्जाम में बोला तुम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप मुझसे पूछोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मैं बोलेगा बस ज़्यादा से ज़्यादा लाना है तुम्हें, ठीक है। तो तुम मुझसे पूछोगे मिनिमम कितना लाना है, क्योंकि ज़्यादा की तो कोई बाउंड्री नहीं है ना, मिनिमम की बाउंड्री है कि हाँ भाई मिनिमम तुम्हें इतना लाना है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया मिनिमम तुम्हें 40 तो लाना है, ठीक है, और ज़्यादा की कोई बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा की कोई बाउंड्री नहीं है, मैंने बोला फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, इनफाइनाइट रख सकते हो तुम, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मिनिमम तो एक होनी चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। क्योंकि अगर तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी को घटाते जाओगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना रुक जाएगा। इसीलिए हम लोग उस मिनिमम चीज को फाइंड करते हैं, समझिए, नहीं समझे छोड़ो जाने दो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रट्टा मार लो मिनिमम, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम, रट्टा मार लो। हम भी रट्टा मार के गए थे 12th में। अब ठीक है पता था यार एक्चुअली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखते हैं। अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम बोल दिया मैंने, क्यों, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा रहे, वेवलेंथ कम से कम रहे। तो मान लो मैं वेवलेंथ घटाया जा रहा हूँ, एनर्जी बढ़ती जा रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं लैम्बडा को बढ़ाना शुरू करूँ, वेवलेंथ को बढ़ाना शुरू करूँ, तो एनर्जी घटना शुरू होगी और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं बढ़ाऊं, लेकिन मैं कितना बढ़ा सकता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना रुके, मतलब जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुकने वाला हो, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्बडा, मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो फिर से वही बात, मान लो काइनेटिक एनर्जी को हम थोड़ा साइड रखते हैं, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर या तो वर्क फंक्शन से ज्यादा चाहिए, मतलब हमें एच सी बाय लैम्बडा कितना चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर या वर्क फंक्शन से ज्यादा चाहिए, मतलब हमें लैम्बडा कितना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एच सी बाय फाइव चाहिए, है ना। क्या हुआ, एच सी नीचे आया, अच्छा फाइव यहाँ गया और लैम्बडा वहां गया, तो लैम्बडा लेस देन इक्वल टू आ गया, ठीक है। मतलब लैम्बडा एच सी बाय फाइव से कम रहना चाहिए, ठीक है। कितना कम रहना चाहिए, कम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखो, कम की तो कोई यहाँ पे लिमिट ही नहीं है। लिमिट किसकी है, ज्यादा से ज्यादा की लिमिट है, कम तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो ना भाई, जैसे मैंने तुमसे लिख दिया x लेस देन 5, इसका मतलब क्या है, x 5 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू 5, तो x 5 से छोटा है, कितना छोटा है, माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा वो तो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा होने की लिमिट है, x 5 के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा इस इक्वेशन से। तो वैसे यहाँ से लैम्बडा इससे छोटा, कितना छोटा, माइनस इनफाइनाइट तक, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, एच सी बाय 5 तक, तो ये होता है लैम्बडा मैक्स, कितना हो सकता है, एच सी बाय 5, मतलब ये बेसिकली हो गया लैम्बडा नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो अब की बार काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस पाई, ई आपने दिया था एच सी बाय लैम्बडा का, वर्क फंक्शन हुआ एच सी बाय लैम्बडा नॉट का, और उससे जो काइनेटिक एनर्जी आई वो आपकी मैक्सिमम आएगी,
अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का क्या चक्कर है ये भी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। फिलहाल के लिए तुम सिर्फ इसको समझ के रखो कि जब भी हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यूज करते हैं तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती है। समझ के रखो, थोड़ी देर में बताता हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, इसका ग्राफ अगर आप लोग बनाना चाहो, ठीक है, मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और 1/λ के बीच में, तो y इक्वल टू हो जाएगा mx + c। सेम ग्राफ बनेगा, अगेन से y इंटरसेप्ट इसका मतलब माइनस में है तो -h/λ, hc/λ0 इसका y इंटरसेप्ट आ गया और इसका ग्राफ अगेन ऐसा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि x हमने माना है 1/λ को, x हमने माना है 1/λ को, तो अगेन इसका ग्राफ ऐसा ही आएगा और इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा mhc। जैसे पिछले बार स्लोप क्या था? पिछले बार आपका जो स्लोप था वो h था, e इक्वल टू hf माइनस hf0 में जो स्लोप था, ध्यान से देखो ना, y इक्वल टू mx + c, तो यहाँ पे m क्या है आपका h, तो पिछले बार स्लोप क्या था h, अब की बार आपका जो x है वो 1/λ है तो m क्या हो गया hc, तो अब की बार स्लोप क्या आएगा hc। ठीक है, ओके। तो ये छोटा मोटा ग्राफ है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कुछ खास तो आईएमपी है नहीं। ठीक है, डेफिनेशन आईएमपी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। हाँ, अब मैं चर्चा करता हूँ कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्यों आती है, इसके बारे में चर्चा करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्यों आती है, और समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दे दिया। मोटिवेशन हो सकता है कि भाई जब आप अपना बेस्ट दे देते हो तो आपको दुख नहीं होता है, दुख तब होता है जब आप अपना बेस्ट ना दिए रहो। बाद में करेंगे, बढ़ाओ बकवास चीज़ें। मोटिवेशन इज अ टाइम पास। आई डू बिलीव दैट मोटिवेशन इज द बिगेस्ट टाइम पास इन दिस वर्ल्ड। आई डोंट थिंक दैट समवन कैन मोटिवेट यू टू डू एनीथिंग। ठीक है, नो वन कैन मोटिवेट यू, नो वन कैन डीमोटिवेट यू इवन इफ समवन कम एंड से यू समथिंग दैट, हिंदी में बोलता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई यार तुमसे बोला कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, 5 मिनट बुरा लगेगा, उसके बाद तुम औकात में आ जाओगे, बोलोगे हाँ यार क्या गलत बोल के गया, या फिर ऐसे ही बोल दिया होगा, या फिर सही तो बोल के गया, या फिर पागल है कुछ भी बोलता है, ऐसे बोल के हटा दोगे। कोई मोटिवेट करके गया, 5 मिनट एनर्जी रहेगी, बात खत्म। खुद तो मजे करता रहता है, मुझे मोटिवेट कर रहा है, बताओ। अरे मिक्स है, ह्यूमन नेचर यार। पढ़ो, पढ़ाओ, खत्म करो। ठीक है, जीवन है, मजे करो, क्या दिक्कत है, आ जाओ। तो मैं बात आ रहा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के केस की। ठीक है, तो जब भी हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का यूज करते हैं, मतलब जब भी हम लोग थ्रेशोल्ड का यूज करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे लैम्डा नॉट जो है वो मैक्सिमम है, मतलब जो वर्क फंक्शन है यहाँ पे वो मिनिमम है। ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या बना था? E - फाई। ठीक है, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो फाई मिनिमम कितना हो सकता है बताओ? फाई मिनिमम वही होगा HF मिनिमम, और फाई मिनिमम कब हो सकता है? जब hc/λ मैक्सिमम हो जाए। लैम्डा मैक्सिमम हो जाए तब फाई मिनिमम हो जाएगा, या फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाए तब फाई मिनिमम हो जाएगा। और अगर तुम ध्यान से इस इक्वेशन में देखो, ठीक है, अगर तुम इस इक्वेशन में ध्यान से देखो तो जो भी तुम एनर्जी दे रहे हो उस एनर्जी का अगर कम से कम यूज वर्क फंक्शन में होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो फाई को मिनिमम करना पड़ेगा ना। अरे भाई मान लो एक तुमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, किसी का वो वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? एक की काइनेटिक एनर्जी 5, 10 - 5 आएगी, और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी 10 - 2, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। मतलब अगर फाई मिनिमम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी। समझ गए ना? अरे भाई ध्यान से देखो, किसी का वर्क फंक्शन अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और किसी का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तुमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको दिया, तो 10 - 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई, दूसरे को 10 - 2 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई। मतलब एनर्जी जो है वो मैक्सिमम तब आई जब वर्क फंक्शन मिनिमम हुआ। मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए वर्क फंक्शन क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा। और वर्क फंक्शन मिनिमम होने के लिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी पड़ेगी, या तो वेवलेंथ को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो इसी मैक्सिमम वेवलेंथ को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसी केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, न्यूमेरिकल है। अ सब्सटेंस या फिर अ मटेरियल हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बताओ
तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक मटेरियल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, मटेरियल हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन बोलना चाहिए था, ठीक है, हैविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना और वर्क फंक्शन इतना। तो वर्क फंक्शन यहाँ पे कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आप तभी निकाल पाओगे जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो या तो वर्क फंक्शन मिनिमम हो। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन को मिनिमम नहीं बोला है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम बोल दिया है, तो आप निकाल सकते हो। तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा एच बाय लैम्डा इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच मैंने बोला था, आप पुट कर दो 1240 अपॉन 4 काट दो तो 310। तो लैम्डा आपको नैनोमीटर्स में मिल जाएगा, 310 नैनोमीटर्स, है ना। मैंने आपसे क्या बोला था कि एच को 1240 पुट करो, नीचे लैम्डा को नैनोमीटर में डालो तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। उल्टा कर दिया आपकी बार, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाला, ऊपर 1240 पुट किया तो लैम्डा नैनोमीटर में आ गया, है ना, इजी। चलो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़े जेई वगैरह के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इसी लेवल के थे तो फिर मजा आएगा उन्हें करने में, ठीक है, बहुत ही ईजी थे। चलिए जैसे ये क्वेश्चन ले लीजिए आप, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला है 2 रेडिएशन यूज हुई है, एक का वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है और दूसरे का वेवलेंथ 1000 नैनोमीटर है। किसके लिए यूज हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। पहले की वेलोसिटी जो है वो दूसरे वाले से ट्वाइस है, ठीक है, v1 इक्वल टू 2v1। अगर दूसरे वाले की वेलोसिटी v2 है, ठीक है, तो पहले वाले की वेलोसिटी क्या है, 2v2 है, ठीक है, ऐसा बोला है। तो आपको पता करना है वर्क फंक्शन क्या होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए मॉडर्न फिजिक्स में आपको जो भी क्वेश्चन मिले डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का, बिना सोचे समझे आप आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज कर देना, सिंपल, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 रेडिएशन की बात हो रही है, 2 बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार यूज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट इज एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन तो सेम ही होगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेम जगह पे हुआ है। दूसरे के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्वाइस E2 माइनस फाई, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 केस है तो आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो K1 अपॉन K2 इक्वल टू E1 माइनस पाई अपॉन E2 माइनस पाई, ठीक है। K1 अपॉन K1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, हाफ mv1 स्क्वायर, और दूसरे का क्या हो जाएगा, हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू E1 क्या हो जाएगा, एच बाय लैम्डा 1 माइनस पाई, E2 क्या हो जाएगा, एच बाय लैम्डा 2 माइनस पाई, ठीक है। अब हाफ एम कट गया, v1 की जगह पुट कर दो 2v2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4v2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, तो ये भी कट गया तो 4 आ गया। तो 4 इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा 1 कितना है, 500, तो एच बाय 500 माइनस लैम फाई, और अपॉन में आ जाएगा एच बाय 1000 माइनस फाई, ठीक है। अच्छा, अब एच की वैल्यू मैंने बोली थी 1240 पुट करने, तो 4 इक्वल टू 1240 अपॉन 300 माइनस फाई, सॉरी 500 माइनस फाई अपॉन 1240 अपॉन 1000 माइनस फाई, ठीक है, ठीक है। तो 4 इक्वल्स टू 0 0 खत्म, पॉइंट आया। अब इसको काट दोगे तो 2.48 माइनस फाई और नीचे 1.24 माइनस फाई, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 4.96 माइनस 4 फाई इक्वल टू 2.48 माइनस फाई, ठीक है। तो माइनस 3 फाई इक्वल टू माइनस 2.48, माइनस से माइनस खत्म, तो फाई इक्वल टू आ गया 0.82 समथिंग, ठीक है। देख लो अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है तो माफ़ करना, बाकी तो यही आना चाहिए। हाँ, तो फाई आपका आ गया 0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल तो मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन कभी भी आपको इसका मॉडर्न फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आए ना डुअल नेचर का, तो आप लोग सीधा आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा देना, क्योंकि इसके अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं, ठीक है, इसके अलावा कोई और चीज़ लग ही नहीं सकती, ठीक है। सीधा ये इक्वेशन लगाना, उसके बाद सोचना करना क्या है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप 2-3 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो, मैं रिकमेंड करूंगा। बाकी मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस दूंगा थोड़े अच्छे लेवल की, ठीक है। अभी तो जो ज़्यादा टाइम है नहीं, लेक्चर भी कराना है ना, तो मैंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा दिया, ज़्यादा नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन जे एडवांस 2022 में आया था एक्चुअली, ठीक है, जो मतलब पहली बार जब मैं पेपर सॉल्विंग करने बैठा था 2022 की, तो उस समय में से हो गया था, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया रह गया, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे अभी मिला नहीं यार, तो उसके जैसा मैंने एक क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, तब से वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में छप गया था। अच्छा, अभी मैंने आपसे एक चर्चा की थी स्टॉपिंग पोटेंशियल की और फोटो करंट की, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो पोटेंशियल जिसको लगाने से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन रुक जाए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाए, है ना, यही होता है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग, मैंने बोला था ना फॉर्मूला भी बताऊंगा। अच्छा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला हम ऐसे डिराइव करते हैं, हमारे पास आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, के इक्वल टू ई माइनस फाई, है ना, ओके।
तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो किसके इक्वल होती है? वो होती है वर्क डन के इक्वल, है ना। वर्क डन और क्या होता है? वर्क डन होता है क्यू डेल्टा वी के इक्वल। वर्क डन क्या होता है? क्यू डेल्टा वी के इक्वल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़े हो तुम लोग अभी तक? क्या मजाक कर रहे हो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़े हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में वर्क डन किसके इक्वल होता है? ईवी नॉट के। अच्छा, क्यू वी नॉट होता है एक्चुअली, बट ईवी नॉट क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह क्या आ गया? ईवी नॉट आ गया। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, के मैक्स की जगह ईवी नॉट पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई माइनस फाई नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह आ जाएगा ईवी नॉट बराबर ई माइनस फाई नॉट। तो वी नॉट का फॉर्मूला आ जाएगा ई अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई। अब ई की जगह वैल्यू डाल दो तो एच सी बाय लैम्बडा ई माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट ई, या फिर इसको फाई बाई ही रहने दो, आपकी मर्जी है, जैसा भी है। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट्स में, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वोल्ट्स में, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। एच सी बाय लैम्बडा ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, माइनस फाई बाई ई। ठीक है, अच्छा समझ गया फॉर्मूला स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल का आपको, ठीक है, ताकि ज़्यादा कुछ डाउट ना हो। चलो करा देता हूँ। चलिए, तो जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, क्योंकि वो चीज़ आपकी शायद ज़्यादा क्लियर ना हुई हो। ठीक है, चार्जेस के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है क्यू डेल्टा वी, बट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो यूज़ हो रहा है तो क्यू की जगह ई और डेल्टा वी की जगह हमारा जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज़ वी नॉट। ठीक है, और हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन की जानते हैं, के ई मैक्स इक्वल टू ई माइनस फाई। के ई मैक्स की जगह आ गया ई वी नॉट ई माइनस फाई, तो वी नॉट इक्वल टू आ गया ई की जगह आ गया एच सी बाय लैम्बडा ई माइनस फाई के नीचे भी चला गया ई, ये ई बेसिकली वहाँ चला गया उस तरफ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है? द फाई ऑफ अ सरफेस, लाइक सरफेस का वर्क फंक्शन दे दिया 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ दे दिया है 400 नैनोमीटर। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, तो हम वही बिना सोचे समझे आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स, अच्छा काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्यों आ रहा है यहाँ पे? कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिससे जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट रुक रहा है, इसकी वजह से, मतलब थ्रेशोल्ड केस है एक तरीके से। तो ई माइनस फाई, तो एच सी बाय लैम्बडा माइनस फाई, तो एच सी कितना होता है? 1240, वेवलेंथ दिया है 400 माइनस फाई कितना दिया है? 1.6। ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अभी निकालते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, ये यहाँ गया तो 3.1 माइनस 1.6, तो यह है 1.5। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी होती है? ई वी नॉट, तो वी नॉट क्या आ जाएगा? वी नॉट आ जाएगा 1.5 अपॉन ई। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही केस है ना, बेसिकली आ गया आपका, है ना, क्योंकि ये जो आपका आंसर आया ये किस में आया? ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन खत्म, तो आपका जो वी नॉट है वो सीधा सीधा आ गया 1.5 वोल्ट। अरे नहीं समझे, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट बेसिकली यहाँ पे क्या निकल रही है? एनर्जी आपने रखी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फाई आपने रखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यूनिट क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन खत्म, बट ये वी नॉट था और ये वोल्ट था तो अलग अलग हुआ ना बेसिकली थोड़ा सा, तो वी नॉट आ गया 1.5 वोल्ट ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन आपको आ सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। डुअल नेचर्स के क्वेश्चन में हमेशा बिना सोचे समझे आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा देनी है। अच्छा एक बात बताओ, इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने से क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फर्क पड़ता है? अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली आया कि क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फर्क पड़ता है, तो आप नो लिखोगे। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नहीं होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता है, वो होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, तो आप नो लिखोगे। ठीक है, अच्छा क्या इस पे आया क्वेश्चन कि भाई डज द इंटेंसिटी अफेक्ट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द फोटो इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो यस लिखोगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट होते हैं। हाँ, अब न्यूमेरिकल सेशन आएगा तो मैं इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करा दूंगा। मुझे पता है इनफ नहीं हो रहा है न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में उतने नहीं करा रहा हूँ, बट ठीक है, थ्योरी जितना ग्रेस्प किए हो करके रखो, बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल सेशंस में प्रॉपरली अच्छे से करा के देता हूँ। अभी 2-3 चीज़ें रह गई हैं, चैप्टर जो है वो आपका आधा खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने देख लिया है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन देख लिया। अब डुअल नेचर ऑफ मैटर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, बट उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और आइंस्टीन के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। तो एक बार उन पॉस्टुलेट्स को हम लोग रीड कर लें, उसके बाद हम लोगों का काम हो जाएगा, है ना। तो चलो ऑब्जर्वेशन जो है एक्सपेरिमेंट की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से वो देखते हैं। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाज इंसिडेंट ऑन इमिटर प्लेट, करंट आई वाज रिकॉर्डेड इवन इफ द इंटेंसिटी रेडिएशन वाज वेरी लो, फोटो करंट आई वाज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है वो, है ना। ओके,
मतलब फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी तभी ऑब्जर्व किया, या वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम था तब ऑब्जर्व किया, है ना। देयर वॉज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब झट से डाला झट से निकल गया, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या बाहर आ गया, ठीक है, तुरंत 10⁻⁹ सेकंड्स के अंदर, मतलब बेसिकली ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है, या फिर और भी कम, है ना, नैनो सेकंड्स के अंदर, ठीक है। कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिक्स्ड, इंटेंसिटी बढ़ाने से जो फोटो करंट था वो लीनियरली बढ़ रहा था, ठीक है। मतलब फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में जो ग्राफ है, तो ये आपका फोटो करंट आई और ये आपका इंटेंसिटी। तो जब उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल रख दिया, फिक्स कर दिया, वो पोटेंशियल को फिक्स कर दिया और इंटेंसिटी बढ़ाने लगे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट लीनियरली बढ़ रहा था, ठीक है, ये ग्राफ आ गया। फोटो करंट आई कुड बी आल्सो वेरिड बाय चेंजिंग द पोटेंशियल, ठीक है। देखो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है सेकंड वाला। इसमें क्या किया इन्होंने, यहाँ पे क्या रखा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रखा, सॉरी यहाँ पे उन्होंने फोटो करंट रखा अगेन, ठीक है, फोटो करंट, और यहाँ पे इन्होंने रखा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। और नेगेटिव साइड में लगा रहे हैं तो रिटार्डिंग पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, ठीक है। नेगेटिव साइड में लगा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डालने से जो इलेक्ट्रॉन का फोटो करंट है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और हाई इंटेंसिटी की डाल रहे हैं और बढ़ रहा है, और लो इंटेंसिटी की डाल रहे हैं फिर भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने से फोटो करंट जीरो हो रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव साइड में लगाने से क्या हो रहा है, फोटो करंट जीरो हो रहा है। ग्राफ थोड़ा प्रॉपर नहीं बना है, आप लोग देख लेना, ठीक है। बेसिकली फोटो करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है और एट द सेम मोमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है जीरो होना या मैक्सिमम होना। तो ये ग्राफ आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच का। बेसिकली ये ग्राफ ऐसे करके ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये जिसका फोटो करंट सबसे ज्यादा है इसका इंटेंसिटी हाई है, ठीक है, और जिसका सबसे कम है उसकी इंटेंसिटी लो है। बाकी जो इनका रिलेशन आता है वो कर्वी ऐसा ही रिलेशन आता है। क्यों, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने से फोटो करंट जीरो हो रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाने से फोटो करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक सैचुरेटेड पॉइंट दोनों में ही आता है, ठीक है, चाहे इंटेंसिटी लो हो हाई हो कोई भी हो, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जिसके आगे जो फोटो करंट है वो बढ़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आप बढ़ाए जा रहे हो और वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जहाँ पे ये रुक जाता है, ठीक है। कीपिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड, इंटेंसिटी अगर बढ़ाई गई तो वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट आल्सो इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनलिटी द इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब सैचुरेशन करंट मतलब जिस मोमेंट पे करंट कांस्टेंट हो जा रहा है, जैसे ये वाला मोमेंट है ना, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, मतलब करंट क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो ये सैचुरेशन करंट वाला जो पॉइंट है वो भी डबल हो जा रहा है अगर सब कुछ कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी को डबल किया जा रहा है, तो मतलब उसके साथ भी क्या आ रहा है, लीनियर रिलेशन आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किस पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। अगर मटेरियल चेंज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है काइनेटिक एनर्जी की वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, ओके। If increasing negative potential were applied to the collector, the photo current decreased and some typical value of -V0 photo current becomes zero. Obviously यही बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने से करंट खत्म हो जाता है। Frequency of the incident radiation changes, ठीक है। Frequency of the incident radiation was changed, keeping the intensity and accelerating potential constant. Then the saturation current remained the same, but the stopping potential V0 changed. ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की आप चेंज करोगे तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट लाई, एक अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट लाई, तो सबके लिए जो सैचुरेशन पॉइंट है वो सेम हो गया, मतलब सब लोग यहीं पे सैचुरेट हो रहे हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका चेंज हो गया। ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, अलग अलग है सबका। यहाँ पे सेम था लेकिन यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट सबका सेम हो गया, मतलब यहाँ पे आके सब लोग क्या हो गए, सैचुरेट हो गए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड किया, ओके। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी उसके लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल उतना ही कम था, मतलब माइनस में, ठीक है, माइनस में ज़्यादा था उसमें कम था अरे यार देख लो ना, ये देखो V3 -V3, ठीक है, ऐसा V3 मतलब ये फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे कम, और V3 से कम N2 के लिए पोटेंशियल इतना, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हो या माइनस में कम बोल सकते हो इस चीज़ को। जैसे ये -10 या -8, तो माइनस में इस चीज़ को आप कम बोल सकते हो और नॉर्मली बोलोगे तो इसको आप ज़्यादा बोलोगे, क्योंकि -8 -10 से बड़ा होता है। फिर ये N1 से बड़ा है तो N1 उससे कम या फिर ज़्यादा, ठीक है।
अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्राफ भी आप लोग एक बार स्टडी कर लेना। ठीक है, ऐसा आता है मेटल ए और मेटल बी का। ठीक है, ओके, ये हो गए आपके कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस। अब मैं आपको बताता हूँ आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ्स आप लोग एक बार स्टडी कर लेना। अब दिक्कत क्या हुई इसके बाद, जो लोग बोलते थे कि लाइट एक वेव है, वो इस चीज़ पे मतलब हार गए कि भाई वहाँ पे वेव थियरी काम नहीं आई। लोगों ने बोला कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हो रहा है, तो लोग बोले यार ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट तुम मार रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट मार रहे हो जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। लेकिन वो तो बोले इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो एनर्जी पर डिपेंड करता है। ऐसा कैसे? मतलब ऐसे ही आप लोगों को एक टेबल दिया गया ब्लू कलर का, तो उस टेबल में आप लोग वेव थियरी और फोटो पिक्चर ये दोनों चीज़ें एक बार पढ़ना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ खास नहीं है उसमें। ठीक है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो मत पढ़ो, बाकी टाइम है तो आराम से उसको रीड करो, एक बार जरूर रीड करो। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा। बाकी आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स में वही सब है, आइंस्टीन का जो इक्वेशन है वही सबसे ज़्यादा IMP है, इसको जरूर याद रखना आप लोग। K = E - phi, अगर यहाँ मैक्स कर दो तो यहाँ phi नॉट कर दो। ठीक है, थ्रेशोल्ड केसेस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। बाकी आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स चाहिए तो रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है, वो इंटेंसिटी वगैरह के रिलेशन में है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो वेव थियरी यहाँ पे ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो लोगों ने फिर से ये मानना शुरू कर दिया कि भाई लाइट एक पार्टिकल है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर कुछ और चीज़ें आई, वेव ऑप्टिक्स वाली चीज़ें, तो उसके बाद फिर से ये लोग मानने लगे कि भाई लाइट एक वेव है। तो ऐसा वेव पार्टिकल इसके बीच में ऑसिलेशन चलता रहा, और एट द एंड सबने मान लिया कि लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ये चीज़ यहीं तक थी, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लो। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद से ट्राई करो। दो ही फॉर्मूले इसमें, एक तो ये है, दूसरा है V0 = hc/λ E - phi/E, या फिर आप चाहो तो c/λ को फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, तो hf/E - phi0/E। ठीक है, दो ही फार्मूला मतलब एक ही है बेसिकली, समझ लो तो, है ना, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके अलावा कुछ भी आपको काम नहीं आएगा। ओके, चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो शुरू करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर।